सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सभी पक्ष अपने अपने तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर क्या कहा है, उसके क्या मायने हैं, हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और आपको हकीकत बताएंगे, सच्चाई बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, जिसे हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जहां दो पक्ष आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे, आप किसी के भड़काने मत आइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या इसके मायने हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय कुमार सिंह जी हैं। इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो उदय जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे इस नजरिए से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो मुस्लिम जो वोटर हैं या जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है। और एक पक्ष इसकी इस तरीके से व्याख्या कर रहा है कि 7 फरवरी को बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है, तत्काल स्टे लगाया है। आप कैसे देखते हैं? आप जो जनता को, जो अलग अलग नेता जो गुमराह कर रहे हैं या लोग बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पंकज जी, फिलहाल जो वहाँ पे तकरीबन 5000 परिवार, 5000 घर बने हुए हैं, तो 5000 परिवार मैं बोल रहा हूँ, संख्या उनकी ज़्यादा भी हो सकती है। परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। उनको सुप्रीम कोर्ट से 7 फरवरी तक तो राहत मिल गई है, क्योंकि तत्काल राहत है, अंतरिम राहत है। अब 7 फरवरी के बाद फिर कोर्ट का क्या फैसला आता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो फैसला था कि वहाँ से 7 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाया जाए, उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जी। और सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई हैं, काफ़ी सारी दलीलें रखी गई हैं सरकार के पक्ष से भी। और रेलवे, एक्चुअली रेलवे की ज़मीन है, बोलते हैं 29 एकड़ के आसपास ज़मीन है जिसमें अतिक्रमण हुआ है। लेकिन बताने वाले ये भी बताते हैं तकरीबन 2.5 किलोमीटर के दायरे में जो है वो लोग बसे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं पंकज जी कि अतिक्रमण जो है ना वो राष्ट्रव्यापी समस्या है। आप रेलवे से सफ़र करते हैं, आप करते हैं, हम भी करते हैं जी। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे घुसने से पहले, जब ट्रेन घुसती है वहाँ पे प्लेटफॉर्म, तो उसके पहले आप देखेंगे दोनों तरफ जो है वो इलीगल बहुत सारे घर बने होते हैं, झुग्गी झोपड़ी टाइप के होते हैं। तो ये सिर्फ हल्द्वानी का मामला नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी मामला है। और हम तो सिर्फ 29 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं। लाखों एकड़ जमीन, हजारों में भी नहीं, लाखों एकड़ जमीन रेलवे के जो है वो अतिक्रमण में है। अच्छा, इसमें ये बात तो है कि जैसे आपने एक बड़ी बात ये कही है कि जो हल्द्वानी अतिक्रमण का मामला सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे कई सारे केस रेलवे बनाम जो अन्य हैं उसके खिलाफ ऑलरेडी कई सारे मामले अलग अलग राज्यों में जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं। और रेलवे ये इससे पहले भी जो है कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है उदय जी, जिसमें कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और अतिक्रमण को लेकर के सरकारें जो है खासतौर पे जो है कोर्ट भी ने भी टिप्पणी की है इससे पहले भी। पंकज जी, कोर्ट ने आज क्या कहा है, मैं वो थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों को दे देना चाहूँगा। कोर्ट ने कहा है कि पहले तो 3 दलीलें रखी गई है। पहली दलील यह है कि ये जो याचिकाकर्ता हैं उनका ज़मीन पर दावा जो है अपना है, यह ज़मीन रेलवे की है और वहाँ रह रहे लोगों ने किसी तरह का पुनर्वास नहीं मांगा है। राज्य सरकार और रेलवे की 3 बड़ी दलीलें जो है वो मैं बता रहा हूँ। पहली दलील एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, याचिकाकर्ताओं का जमीन पर दावा उनका अपना है, यह जमीन रेलवे की है, वहाँ रह रहे लोगों ने किसी तरह का पुनर्वास नहीं मांगा है। दूसरी दलील जो ये है कि यह जमीन रेलवे के डेवलपमेंट और सुविधाओं के लिए जरूरी है, यह सरकार के विकास के लिए जरूरी है, ये राज्य के विकास के लिए जरूरी है क्योंकि यह उत्तराखंड का दरवाजा है। और तीसरी दलील जो है वो ये है कि यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है, पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। अब इसमें जो है कोर्ट का जो बेंच है वो उसकी तरफ से जो है वो क्या 3 टिप्पणियां महत्वपूर्ण की गई हैं, कही गई हैं तो कई सारी बातें, लेकिन 3 जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उनके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। मैंने आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अतिक्रमण का मामला है सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कर दिया, मैंने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसका मतलब यह है कि जो देहरादून हाई कोर्ट, मैं टिप्पणी बता दूं जी, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से टिप्पणियां दी गई हैं, 3 टिप्पणी उसी के बाद
बात मैं कर रहा हूँ, उसमें यह है कि पहली टिप्पणी है कि 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ साथ उन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। दूसरी टिप्पणी में कहा गया है कि दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता। आपको जमीन को कब्जे में लेकर विकसित करने का हक है, लेकिन सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और तीसरी जो टिप्पणी की गई है पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से, जो बेंच है उसकी तरफ से, वो ये है कि यह एक मूलभूत मानवीय मुद्दा है। आपका विचार जमीन पर विकास करना है, किसी को निष्पक्ष रूप से इसमें शामिल होना होगा और प्रक्रिया को छोटा करना होगा। तो ये जो है कोर्ट, जो बेंच है, दो जजों की बेंच है, तो उन्होंने ये टिप्पणी की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, और जो वहाँ सबसे बड़ी बात यह है पंकज जी कि वहाँ वर्षों से, करीब 60-70 साल से, लोग तो 100 साल बोल रहे हैं, 100 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं। उनकी जो है वो वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, पानी, बिजली, सड़क की सुविधा दी जा रही है, बैंक बने हुए हैं, सरकारी बैंक हैं, 10 के आसपास सरकारी स्कूल है, पानी की टंकी बने हुए हैं। तो ये एक दिन में तो बने नहीं होंगे, धीरे धीरे ही बने होंगे। पहले एक घर कच्चा कोई बनाया होगा, फिर 2 बने होंगे, फिर 5 बने होंगे, फिर 10 बने होंगे, और ऐसे करके जो है आज 5,000 के आसपास घर बने हैं। तो प्रशासन कहाँ था? और रेलवे प्रशासन के नींद जो है 2013 या 16 में खुली है, उसके पहले कहाँ थे आप? तो ये एक दिन का तो मसला है नहीं। दूसरी बात यह है पंकज जी कि अतिक्रमण की जब बात आती है, आपको जो है शाहीन बाग याद है? याद है, सभी को याद है, देश भर को याद है। तो शाहीन बाग में जो सीन था, जो दृश्य थे, क्या वही दृश्य आपको यहाँ नजर नहीं आते हैं? सेम दृश्य है। और सबसे बड़ी बात है, क्या आप 1 लाख लोगों के दबाव में कानून बदल देंगे? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूं। माने आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण ठीक है, जिस वक्त किसी पूर्व की सरकारों ने, जिसकी भी सरकारें रही हैं, खासतौर उत्तराखंड बनने के बाद ज्यादातर वहां पे कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और उस दरमियान अगर कोई गलती हुई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आगे, उस गलतियों को आगे की सरकार दोहराए, या फिर उस फैसले को लेकर के, या फिर उस पर कोई सुधार ना हो, या अतिक्रमण है उसको खाली ना कराया जाए। ये नहीं हो सकता है कि जिन लोगों ने वहां पे अतिक्रमण किया उनके दावे सही हो जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल दावे सही नहीं हो जाते हैं, लेकिन ये वोट बैंक है, वोट बैंक बन जाते हैं। ये जो है, इस पे राजनीति होती है। आज भी राजनीति हो रही है ना, पक्ष विपक्ष, पक्ष वाले बोल रहे हैं कि मुस्लिम, ये मतलब एक विशेष समुदाय के लोग हैं, इसलिए सरकार की तरफ से इन पे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है, इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये कहाँ जाएंगे, 7 दिन के अंदर तो हो नहीं सकता है, इसलिए दोनों को नोटिस जारी किया गया, बोला गया 7 फरवरी तक आप जो है वो नोटिस का जवाब दीजिए, उसके बाद आगे की जो भी बातें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट में होंगी। लेकिन बात यह है पंकज जी कि ये अतिक्रमण हो क्यों जाते हैं? आप आम बाजार में जाइए, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ भी बाजार लगते होंगे, वहाँ भी दुकानें होंगी। आप दुकानदार को देखिएगा तो जो दुकान है उसके आगे तक तो वो पहले से निर्माण किए होते हैं 2-4 फीट, और फिर अपना सामान रखने के लिए वो 2-4 फीट और घेरते हैं वहाँ पे। बावजूद इसके वो एक बोर्ड भी रखते हैं आगे रोड पे, ताकि जो खरीदार है वो देखे कि हाँ यहाँ क्या क्या मिलता है। तो अतिक्रमण सिर्फ वही नहीं है, इसलिए मैं बोला कि ये राष्ट्रव्यापी समस्या है और इससे निपटने के लिए बहुत सख्त कदम उठाना होगा। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जो उदय जी कहना चाह रहे हैं कि ये हल्द्वानी का मामला इसलिए इतनी सुर्खियों में है क्योंकि जहां हल्द्वानी की जिस अतिक्रमण की बात हो रही है वहां सबसे ज्यादा रहने वाले या जो निवासी हैं या जो घर हैं उसमें एक बड़ी आबादी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय की है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को पेश किया जा रहा है वहां पे हिंदू आबादी नहीं है, वहां पर मंदिर नहीं है। अगर मस्जिद टूट रहे हैं तो मंदिर भी टूट रहे हैं, लेकिन चूंकि वहां पर सबसे ज्यादा आबादी एक खास अल्पसंख्यक समुदाय की है, एक खास बिरादरी की है, इसीलिए आप देखेंगे समाजवादी पार्टी या फिर अवसुद्दीन ओवैसी या फिर और तमाम जो दूसरे लोग जो उनका खुलकर बचाव और समर्थन कर रहे हैं और अतिक्रमण ये जानते हुए भी कि गलत है, उनका वो खुलकर उनका बचाव कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
सिर्फ स्टे लगाया है। 7 फरवरी को सुनवाई होनी है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि रेलवे के दावों को गलत उन्होंने नहीं ठहराया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि वहां कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आगे आप वहां कोई घर मकान नहीं बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हाई कोर्ट जो कहा है वो फिलहाल उस पर स्टे है। ये नहीं कहा गया है कि आप वहां पे निर्माण कार्य कीजिए, फिर और घर बनवाइए, या फिर हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया कि नहीं कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है, ऐसा भी नहीं कहा है। ऐसा भी नहीं कहा है। सिर्फ फिलहाल जो है नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 50,000 के आसपास के जो संख्या में लोग हैं यहाँ पे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। पुनर्वास, जो जिसको इंग्लिश में रिहेबिलिटेशन कहते हैं, जो समय दिया है राज्य सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, और जो रेलवे को जो उन्होंने जो नोटिस दिया है उनको, उनका कहने का मतलब है कि आप कुछ प्लान लेकर के आए। अचानक जो 7 दिन का आपने जो समय दिया है, यह समय बहुत कम है किसी भी आबादी को शिफ्ट करने के लिए। जी, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ जी, आप किसी भी शहर में चले जाइए, छोटे या बड़े शहर में, जिस समुदाय विशेष की बात हो रही है, जिस अल्पसंख्यकों की आप बात कर रहे हैं, घिरने की आदत तो इनको है, जगह घिरने की आदत तो है इनको। मैं बहुत ही बेलाग शब्दों में बोल रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आप भोपाल जाइए, आप गया जाइए, आप पटना जाइए, आप दिल्ली जाइए, रेलवे स्टेशन के आसपास जितने कॉलोनियां होंगे, मोहल्ले होंगे, पता नहीं वही क्यों बसे होते हैं वहां पे। नहीं, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि किसी खास समुदाय के लोग ही अतिक्रमण करते हैं, और भी लोग अतिक्रमण करते होंगे। संख्या उनकी ज्यादा होती है। अतिक्रमण तो सभी समुदाय के लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, ये भी कर रहे हैं। वहाँ जैसे इस जो हल्द्वानी की बात जहाँ आप कर रहे हैं, तो वहाँ तो बस्तियां बस गई हैं, 2-2, 3-3 बस्तियां बस गई हैं, और दावे मतलब ज्यादातर संख्या उन्हीं की है। तो इसलिए तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल बीजेपी पे खड़ी कर रही हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं, इसलिए उनको परेशान करने के लिए, उनको बेघर करने के लिए सरकार की तरफ से ये सोची समझे एक रणनीति के तहत उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। पीला पंजा चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। तो चलना चाहिए बुलडोजर इनके ऊपर, वो इसलिए चलना चाहिए कि आपने अतिक्रमण किया है वहां पे। देश में कानून का राज होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। और आप देखिए, हम कहीं भी बस जाए, हथियार के बस जाए, किसी की जमीन को कब्जा कर ले, तो उसके लिए कानून है ना। तो उस कानून के तहत अगर कार्रवाई हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। अच्छा, एक बात उदय जी, इसमें जो बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मानवीय पहलू की बात की है, वो ये है कि जो समय उन्होंने जो कम दिया था, जिसमें बिल्कुल बुलडोजर चलाने की बात थी, क्योंकि ठंड का समय है, ये बात बिल्कुल एक मानवीय पहलू है। जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो अतिक्रमण ही किया हो, लेकिन जीने का हक उनको है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और ज्यादा तवज्जो दिया है, और यही वजह उन्होंने जो है एक स्टे का बड़ी वजह जो है वो एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। मानवीय पक्ष को ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है वो ध्यान रखते हुए ये जो है 1 महीने के आसपास के समय दिए गए। मुझे जो समझ में आ रही है बात, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन जितना समझता हूं उसके हिसाब से यही है कि 1 महीने का जो इनको समय दिया गया है, तो उसमें मानवीय पक्ष ही मेन है, मुख्य जो है वही है। लेकिन खाली करना होगा, इसकी संभावना ज्यादा व्यक्त की जा रही है कानून के जानकारों के द्वारा कि कोई ये सुप्रीम हाई कोर्ट के डिसीजन को अस्थायी नहीं है, और ये हाई कोर्ट के फैसले को बदला नहीं गया है, या फिर उसको पलटा नहीं गया है, उसको गलत नहीं ठहराया गया है, और रेलवे के दावे को खारिज नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के जो दूसरा पक्ष है, वो बीजेपी या फिर जो दूसरे लोग हैं जो इस अतिक्रमण का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो इस पूरे फैसले को इस नजरिए से देख रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल पैदा होता है, सोशल मीडिया पे भी जो है 2 गुट जो है वो आपस में जो है वो बिल्कुल घूसा-घूसी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे चले जाए, ट्विटर पे चले जाइए, सबका अपना अपना एक चश्मा है, उस नजरिए से देख रहे हैं। ये अतिक्रमण का मामला मोदी विरोध पे आके क्यों टिक गया है? माने आखिर इस अतिक्रमण का पूरा मामला मोदी से कैसे जुड़ जाता है, और क्यों समाजवादी पार्टी या असदुद्दीन अवैसी या फिर और जो पार्टियां हैं इस पूरे मामले के लिए, जो उत्तराखंड का है, और वो ये मामला कोर्ट में बहुत पहले से है, जहां तक मुझे जानकारी है ये मामला 2014 से पहले का है, 2013 का है, 2013 का जैसा बता रहे हैं। सबसे पहले वहां पे क्या होता था, वहां पे एक छोटी मोटी नदी रही होगी जी, तो उसे बालू निकालते थे लोग, रेता निकालते थे। तो उस समय एक
याचिका दायर की गई थी। फिर एक 16 की बात होती है कि 16 में रेलवे की तरफ से जो आरपीएफ जो उनका वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। तो मेरा सवाल ये बनता है कि आखिर ये मामला चूंकि मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो मोदी वर्सेस जो है एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और बाहर इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारत में इस तरह का माहौल है। माहौल दोनों तरफ से बनाए जाएंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, इसलिए कि मुसलमान जो है वोट बैंक है, तो विपक्षी चाहेंगे कि उनका वोट उनके पक्ष में जाए, और जो सत्ता पक्ष में है उनको ऐसा लगता है कि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हिंदू एकजुट होगा, और फिर हिंदू का वोट एकजुट होगा तो उनको मिलेगा। तो ये तो और देखिए, हम पहले भी बोले, एक बार फिर से बोल रहे हैं, ये 100 साल से वहाँ बसावट क्यों हो रही थी? प्रशासन कहाँ था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, आरपीएफ वाले, उस समय तो आरपीएफ नहीं था, वो तो हाल में बना है, लेकिन वो कहाँ थे? 10-10 सरकारी स्कूल बन गए, मंदिर 4 बने हुए हैं, 10 मस्जिद बने हुए हैं वहाँ पे, इसलिए कि बहुसंख्यक ये जो है वहाँ बहुसंख्यक में, आप जो अल्पसंख्यक जिनको बोल रहे हैं वो वहाँ पे जो है अल्पसंख्यक वहाँ पे बहुसंख्यक में है, तो 10 मस्जिद भी बने हुए हैं वहाँ पे। तो ये सब वोट बैंक की राजनीति है। और सबसे बड़ी बात ये है पंकज जी कि रंग तो देने वाले रंग दे ही देते हैं। अब इसमें तो कानून जो है वो अपने हिसाब से प्रशासन जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है ना, हाईकोर्ट का फैसला था ना, कोई मोदी सरकार का तो फैसला था नहीं, या फिर कोई वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई फैसला तो था नहीं। ये फैसला तो जो है वो हाईकोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया है। तो इसमें जो है अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, समुदाय विशेष को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सब कहना मेरे ख्याल से इसलिए हो रहा है कि वो सब वहाँ भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वहाँ भी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक चीज ये बात तो तय है इस पूरे मामले को लेकर के कि इस पूरे मामले को जहां एकजुट होकर के अतिक्रमण के मामले को इसको देखना चाहिए, वहां पर जो है वो धार्मिक इसको रंग दिया जा रहा है, और एक तरीके से एक नया टूल किट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे विरोध में आप देखेंगे कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली में जब यहां पर आपका जो विरोध हो रहा था, शाहीन बाग की बात कह रहे हैं, सीएए के खिलाफ जैसा आपने कहा है, वहां पर भी इस तरह का जो आप देखेंगे कि माने महिलाओं को आगे किया जा रहा है विरोध में। ये क्या ट्रेंड है? इसमें बहुत बड़ी समझने वाली बात यह है कि क्या संख्या बल पे आप कानून को पलट सकते हैं? आज जो है 40,000 लोग बैठे हुए, 50,000 लोग बैठे हुए हैं, कल हमारे समुदाय के लोग, जिस समुदाय से हम बिलोंग करते हैं, उस समुदाय के लोग 1.5 लाख कहीं बैठ जाए, तो उसके दबाव में कोर्ट जो है वो फैसला तो नहीं बदलेगा ना। अदालतें उस किसी के दबाव में काम नहीं करती, सेंटिमेंट पे काम नहीं करती अदालतें। इसमें तो किया जा रहा है। मैंने पहले भी बोला कि इसमें चूंकि एक मुद्दा ये था ना कि 7 दिन के अंदर ये कहाँ जाएंगे, तो ये तो थोड़ा सा है, नरमी बरती गई है। तो मानवीय पहलू, चूंकि ठंड का भी समय है, मानवीय पहलू भी है, तो कोर्ट ने ये किया भी जाना चाहिए मानवीय पहलू पे गौर करते हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है तो बहुत अच्छी बात है। समय लेके उनका जो है पुनर्वास करने की उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, मुझे यहाँ तक लगता है। जहाँ तक लगता है अगर किसी को आप बेघर कर रहे हैं तो उसको घर के लिए व्यवस्था तो कहीं करना। एक बहुत बड़ी बात है जो बाकी लोग, भले ही उन्होंने गलती की हो जी, भले ही अतिक्रमण करके उन्होंने गलती की हो, लेकिन उन गलतियों के लिए सिर्फ वही जवाबदेह नहीं है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि वहां के राज्य सरकारें भी जो भी रही हो, बीजेपी या कांग्रेस की जिनकी भी सरकारें रही हो, वो भी जवाबदेह है। स्थानीय प्रशासन जवाबदेह है, जो वहां के डीसी रहे होंगे, डीएम रहे होंगे, एसपी रहे होंगे, वो भी जवाबदेह है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन सब कुछ को देखते हुए, जैसा कि आपने कहा पंकज जी, कि मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए 7 दिन के अंदर कोई कैसे किसी को आप कहां जाएगा वो 7 दिन के अंदर। हम जिस बात को लेकर के आप करते हैं उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अपने कार्यक्रम को अंतिम की रूपरेखा देते हैं। देखिए, इसमें तो ये ठीक है, आम लोग थे जिन्होंने लिया होगा, जिनके बच्चे जो वहां पे आए हैं, तो उन्हें तो यही लगा होगा उनका अपना घर है, अपना आशियाना है, सालों से रहते आ रहे हैं। लेकिन जब जिन्होंने भी खून पसीने से अपना घर बनाया हो, जिनका घर जब टूटेगा तो दर्द होता है,
सपने टूटते हैं, उन घरों से जुड़े हुए सपने जुड़े हुए होंगे। सवाल ये पैदा होता है, उनको तो अतिक्रमण के नाम पे जो है कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन कोर्ट को या फिर प्रशासन को या फिर रेलवे को क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वहां स्कूलें बनाई, जिन्होंने बिजली का कनेक्शन दिया, जिन्होंने पानी का कनेक्शन दिया, जिन्होंने टैक्स वसूला जिन सरकारों ने, और जिन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या एक नया लकीर नहीं खींचनी चाहिए जो अधिकारी दोषी हैं? न्यायालय का मामला है पंकज जी, ज्यादा नहीं बोला जा सकता है इस पे, लेकिन ये है कि अवश्य ही जो भी इसके लिए उस अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए जिन्होंने सब्ज़बाग दिखाए होंगे वोट के लिए, तो उनके खिलाफ भी जरूर कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई सख्त टिप्पणी या फिर आदेश आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये था पूरा हल्द्वानी अतिक्रमण का मामला, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर के हर पक्ष अपने अपने तरीके से इसको विश्लेषण कर रहा है। एक पक्ष इसे अपनी जीत के तौर पे देख रहा है, एक पक्ष इसे इस नजरिए से देख रहा है कि 7 फरवरी को बुलडोजर चलेगा ही और उनको अतिक्रमण उस पूरे इलाके को खाली करना ही पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके से या फिर न्यूज में भी आप देखेंगे यही पक्ष देखने को मिलेगा, लेकिन द इंडिया प्लस न्यूज, मैं और मेरे सहयोगी उदय कुमार सिंह जी ने आपको हर पहलू का बिल्कुल निष्पक्ष और सही विश्लेषण किया है और तमाम बातों को लेकर के आपके सामने रखा है। आपको यह हमारा विश्लेषण करने का अंदाज कैसा लगा तो आप जरूर लिखिएगा, कोई जानकारी है तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है तो जरूर आपके सुझाव भी जो है स्वीकार योग्य है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।